जयप्रकाश और शोभा की कोई संतान नहीं थी और उम्र के इस पड़ाव पर अब कोई उम्मीद भी शेष नहीं बची थी, क्योंकि उनकी शादी को लगभग 40 वर्ष बीत चुके थे और ढलती उम्र के साथ शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर करने लगी थीं, जिससे उन्हें सदा ये चिंता सताती रहती थी कि बुढ़ापे के दिन बहुत मुश्किलों में बीतेंगे। जयप्रकाश के छोटे भाई हरि प्रकाश और उनकी पत्नी रजनी पास ही में किराए के मकान में रहते थे। हरि प्रकाश अपने भाई जयप्रकाश से करीब 15 वर्ष छोटे थे, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच 5 बहनें भी थीं। हरि प्रकाश और रजनी के 2 बच्चे थे, एक बेटी किरण और बेटा मनीष। हरि प्रकाश की कमाई जयप्रकाश जितनी नहीं थी। बेटी किरण प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, जिस पर बहुत पैसा लग रहा था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी बेटी की पढ़ाई में लगा दी थी। इस वजह से वो अभी तक अपना घर नहीं बना पाए थे और किराए के घर में ही रहते थे। इसी बीच बेटे मनीष ने भी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, जिसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हरि प्रकाश और रजनी ने गांव की पुश्तैनी जमीन में अपना हिस्सा बेचकर पैसों का इंतजाम किया। लेकिन फिर भी वे अपने रहने के लिए एक अदद मकान नहीं बनवा सके, जो कि सबसे आवश्यक था। दूसरी ओर जयप्रकाश और शोभा की आय अच्छी थी और कोई बड़ी जिम्मेदारी न होने के कारण उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका अपना एक बड़ा मकान था और देखरेख करने वाला कोई न होने के कारण उन्होंने भी अपनी गांव की जमीन बेच दी थी। जयप्रकाश अपने भाई हरि प्रकाश के बच्चों को ही अपना मानकर समय समय पर उनकी आर्थिक मदद करते रहते थे। लेकिन हरि प्रकाश का परिवार जयप्रकाश और शोभा को दिल से अपना नहीं समझता था। यहाँ तक कि जब भी जयप्रकाश या शोभा उनसे किसी सहयोग की उम्मीद करते, तो वे साफ मना कर देते और कहते कि अपने काम खुद करने की आदत डालो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। वास्तव में हरि प्रकाश और रजनी के मन में ये लालच था कि जयप्रकाश जीते जी अपनी पूरी संपत्ति उनके नाम कर दें। जब माता पिता अपनी जीते जी संपत्ति बच्चों को नहीं देते, तो भाई अपने भाई को कैसे दे सकता है। बस इसी बात की चिढ़ थी हरि प्रकाश और रजनी को। समय बीतने के साथ जयप्रकाश का स्वास्थ्य अत्यधिक बिगड़ने लगा और शोभा के लिए अकेले उन्हें संभालना मुश्किल होने लगा। उन्होंने रिश्तेदारों और अपने मायके में भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि हर कोई केवल उनके धन का स्वार्थी है। पड़ोसी होने के बावजूद हरि प्रकाश का परिवार उनका हालचाल पूछने तक नहीं आता था। एक दिन जयप्रकाश की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाना आवश्यक था। घबराहट और बढ़ती उम्र के कारण असहाय हो चुकी शोभा ने रोते हुए देवर हरि प्रकाश को फोन करके तुरंत घर आने की विनती की। हरि प्रकाश और रजनी शायद इसी मजबूरी के क्षण का प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जयप्रकाश के घर पहुंचे और हरि प्रकाश ने स्पष्ट शर्त रख दी। देखो भाभी, आपकी कोई संतान तो है नहीं, हमें ही आप लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन आज के जमाने में तो कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। आपको ये घर मेरे नाम पर करना पड़ेगा, तभी मैं भाई साहब को अस्पताल लेकर जाऊंगा। मजबूर हो गई थी शोभा। बोल रही थी, इतनी जल्दी क्या है, वैसे भी हमारा कौन है, हमारे बाद सब कुछ आप लोगों का ही तो होगा। लेकिन हरि प्रकाश इसके लिए तैयार नहीं था और बोल रहा था, नहीं, ये घर मेरे नाम कर दो, हम सब यहीं एक साथ रहेंगे। इससे आप लोगों की सेवा भी हो जाएगी और मेरा किराया भी बचेगा, वरना इंतजार करते करते तो मैं खुद बूढ़ा हो जाऊंगा। उसके बाद मैं इस घर को लेकर क्या करूंगा। हरि प्रकाश को बहुत अच्छे से पता था कि वो घर शोभा के नाम पर है और शोभा इस वक्त कितनी मजबूर है। इसी का फायदा हरि प्रकाश और रजनी उठा रहे थे। आखिर मजबूरीवश शोभा ने अपना मकान अपने देवर हरि प्रकाश के नाम पर कर दिया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर हरि प्रकाश और रजनी वहीं पर शिफ्ट हो गए। उस वक्त तो हरि प्रकाश जयप्रकाश को लेकर अस्पताल चला गया था। उनका इलाज करवाया और वो ठीक हो गए। लेकिन इस उम्र में बीमारियां तो लगी ही रहती हैं। अक्सर ही जयप्रकाश और शोभा बीमार रहते थे। अब हरि प्रकाश ने कहा, मैंने अपनी बेटी किरण की पढ़ाई के लिए अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी और अपने बेटे मनीष की पढ़ाई के लिए गांव की पुश्तैनी जमीन बेच दी, और अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है।
मेरी बेटी किरण की शादी की उम्र हो गई है और आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। किरण के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। शादी में बहुत खर्च होगा, तो उसके लिए आप हमें पैसे दे दो तो ठीक रहेगा। वैसे भी इतने पैसों का आप क्या करोगे? शोभा और जयप्रकाश ने कहा, देखो, हमने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया। अब जो पैसे हैं वो हमारे मरने के बाद ही तुम्हें मिलेंगे। भविष्य का क्या भरोसा? हो सकता है हमें हमारे इलाज के लिए या किसी और जरूरत के लिए उन पैसों का काम पड़े। हाँ, थोड़ी बहुत मदद हम किरण की शादी के लिए कर सकते हैं। लेकिन हरि प्रकाश और रजनी ने बहुत बड़ा बवाल मचा दिया और उन लोगों ने जयप्रकाश और शोभा को अब इग्नोर करना शुरू कर दिया। वे अपना रहते बनाते खाते और जयप्रकाश और शोभा को पूरी तरह से असहाय कर दिया। अगर शोभा किसी काम वाली को भी घर पर रखना चाहती जो उनके हिस्से का काम कर दे और उन्हें खाना पीना बना कर दे दे, तो उसे भी लड़ झगड़ कर रजनी भगा देती थी। शोभा से खुद कोई काम होता नहीं था। 2 वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो गई थी उन्हें अपने ही घर में, क्योंकि वो घर अब उनका नहीं था। लेकिन पैसे बहुत थे उनके पास, शायद इसीलिए अभी तक उस घर से उन्हें निकाला नहीं गया था। ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही। जयप्रकाश ने सोचा, अब दिन ही कितने बचे हैं, थोड़े बहुत पैसे अगर हरि प्रकाश को दे दें तो वो हमारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। कम से कम खाने पीने की दिक्कत तो नहीं होगी। और उन्होंने एक बहुत मोटी रकम हरि प्रकाश को दे दी, किरण की शादी के नाम पर। अब उनके पास ज्यादा कुछ पूंजी नहीं बचे थे। फिर जो होना था वही हुआ। एक ही हफ्ते के बाद हरि प्रकाश ने जयप्रकाश और शोभा को एक कागज पकड़ाते हुए कहा, आप लोगों के लिए इस वृद्धाश्रम में इंतजाम कर दिया है। मैंने 6 महीने के लिए यहाँ के पैसे भी भर दिए हैं। अब हम लोग भी बूढ़े हो रहे हैं, हमसे आपकी सेवा नहीं होती। इसलिए आप दोनों जल्द से जल्द इस वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो जाइए। 6 महीने तक तो कोई पैसा नहीं देना है। उसके बाद आपके पास इतना पैसा तो है ही कि आराम से जब तक जीवित हैं वहां पर रह सकते हैं। ये सुनकर जयप्रकाश और शोभा हैरान हो गए। शोभा ने कहा, हरि प्रकाश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये हमारा घर है। तब तक रजनी ने कहा, दीदी, ये आपका घर था, अब नहीं है। ये हमारा घर है और आप हमारे घर को जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। जयप्रकाश ने कहा, हरि प्रकाश, तुमने हमारी सेवा के नाम पर ही ये घर हमसे अपने नाम करवाया था और आज तुम ऐसा धोखा कर रहे हो, मुझे मेरे ही घर से जाने के लिए कह रहे हो। हरि प्रकाश ने कहा, हाँ भाई साहब, क्या करें, स्वार्थ का जमाना है। यहाँ बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते तो भाई क्या भाई की सेवा करेगा। मुझे जो चाहिए था मिल गया। घर तो मैंने काफी पहले ही ले लिया था, पर मुझे पता था आपके पास पैसे बहुत हैं। अब काफी मोटी रकम भी मुझे मिल चुकी है। बाकी बचे पैसे आपके काम आएंगे। अब हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। जयप्रकाश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो छोटे? हमारी बात तो वैसे भी हमारा घर, हमारे पैसे तुम्हें ही मिलते, फिर हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे हो? लेकिन हरिप्रकाश और रजनी बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए बोल रहे थे, इतना इंतजार नहीं करना हमें, पता नहीं कब मरोगे आप लोग, और अब तो हमें खुद सेवा की जरूरत होती है। खैर, हमें कोई बहस नहीं करना, आप लोग हमारे घर से जा सकते हैं। जल्द से जल्द मेरा घर खाली कर दीजिए। कहते हुए रजनी और हरि प्रकाश अपने कमरे में चले गए। जयप्रकाश और शोभा खाली हाथ हो चुके थे, मजबूर थे। आज उन्हें अपने ही घर से निकाला जा रहा था। आंखों में आंसू थे दोनों के, पर सोच रहे थे, छोड़ो, शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। इसीलिए तो भगवान ने दौलत तो बहुत दी, लेकिन एक संतान नहीं दी। शोभा बोल रही थी, कोई बात नहीं, एक संतान नहीं दी, जिन्हें संतान दी है उन्हें उनकी संतान ही उनके कर्मों का फल देगी। जयप्रकाश और शोभा आंखों में आंसू लिए वृद्धाश्रम शिफ्ट हो चुके थे। इधर काफी मोटी रकम हरि प्रकाश के अकाउंट में आ चुकी थी, जिसे उसकी बेटी किरण की शादी के ऊपर खर्च किया गया। समय बीत रहा था। हरि प्रकाश और रजनी अब पूरी तरह से आश्वस्त
थे। कोई खास जिम्मेदारियां नहीं थी उनके ऊपर। हरि प्रकाश का काम धंधा भी अब धीरे धीरे बैठ रहा था, क्योंकि वो अब उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता था। काफी कुछ बेईमानी से जमा कर लिया था उसने। समय के साथ मनीष की भी शादी हो चुकी थी। समय बीतने के साथ साथ मनीष का एक बच्चा भी हो चुका था, जो कि 3 साल का था, और दूसरा बच्चा भी होने को था। पहले बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया था और दूसरा बच्चा भी हो चुका था। समय के साथ दूसरा बच्चा भी लगभग 3 वर्ष का हो चुका था और पहला बच्चा 6 वर्ष का। रजनी और हरिप्रकाश ने सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। अपने बेटे बहू और उनके बच्चों के लिए बहुत खुश थे वे अपना सुखी परिवार देखकर। लेकिन अब मनीष ने जिद पकड़ ली। मम्मी पापा, ये मकान ठीक तो है, बड़ा भी है, पर आज के हिसाब से नहीं बना हुआ है। इसमें काफी स्पेस बर्बाद हुआ है। अगर ढंग से बना होता तो और अच्छा होता, और कमरे निकलते इसमें। मैंने एक बहुत अच्छा घर देखा है, 3 मंजिला बना हुआ है। इससे कम जगह में इससे ज्यादा कमरे निकले हुए हैं। अगर हम वो घर खरीद लें तो आराम से 2 फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं और एक फ्लोर को किराए पर भी दे सकते हैं। इस पर हरि प्रकाश ने कहा, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं उस घर को खरीदने के लिए? तुम तो जानते ही हो, अब तो मेरा काम धंधा भी पूरी तरह से ठप हो चुका है, तो मेरी तो कोई आमदनी है नहीं। मनीष ने कहा, अरे तो इस घर को बेच देते हैं ना। इस घर की कितनी कीमत मिलेगी, उतनी कीमत में हमें वो घर मिल जाएगा। बहुत अच्छा घर है, मेरे दिल में तो बस गया है। मनीष ने ले जाकर हरि प्रकाश और रजनी को घर भी दिखा दिया। घर सच में बहुत अच्छा था। हरि प्रकाश को बहुत पसंद आया और उन्होंने घर बेचने की तैयारी कर दी। जल्द ही उन लोगों ने जयप्रकाश और शोभा का घर बेच दिया और उस नए घर को लेने की तैयारी करने लगे। मनीष ने कहा, मम्मी पापा, नया घर मेरे नाम पर खरीदा जाएगा। वैसे भी आप लोग बूढ़े हो रहे हैं, मेरे नाम पर रहेगा तो ठीक रहेगा। बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आजकल कागजी कार्रवाई में भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए घर तो मेरे नाम पर ही खरीदा जाएगा। हरि प्रकाश और रजनी इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मनीष अपनी जिद पर अड़ा था और बोल रहा था, नहीं, घर तो मेरे नाम पर ही खरीदा जाएगा। फिर हरि प्रकाश और रजनी ने सोचा, अरे एक ही तो बेटा है हमारा, अब हंसकर करें या रोकर करें, उसे तो बुढ़ापे में हमारा करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, घर उसके नाम पर ही खरीद लेते हैं। और वो घर मनीष के नाम पर खरीद दिया गया। जल्द ही उस घर में शिफ्ट होने का प्लान बनने लगा। मनीष अपने हिसाब से सारा इंटीरियर करवा रहा था नए घर में। बहुत खुश था मनीष। अब नए घर में शिफ्ट होने वाला दिन भी आ चुका था। रजनी और हरि प्रकाश भी बहुत खुश थे अपने नए घर में जाने के लिए और अपना सामान पैक कर रहे थे कि तभी मनीष वहां आया और कहा, मम्मी पापा, आप लोगों के लिए इस वृद्धाश्रम में इंतजाम करवाया। बहुत अच्छा इंतजाम है वहां पर। और हाँ, 6 महीने का पैसा मैंने भर दिया है। बाकी आप लोगों के पास इतने पैसे तो होंगे ही कि आगे का पैसा आप लोग भर लो। अब आप लोगों की उम्र हो गई है, हमारे भी छोटे बच्चे हैं। अब मेरी पत्नी बच्चों को देखेगी, घर के काम देखेगी या आप लोगों को संभालेगी? ये सब उससे नहीं होगा। इसलिए आप लोग वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो जाइए। मैं देखकर आया, हर तरह से अच्छा है। बल्कि अभी थोड़ी ही देर में वहां से गाड़ी आ रही है आप लोगों को लेकर जाने के लिए। अब हम आप लोगों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते। रजनी और हरि प्रकाश हैरान थे। उनकी अपनी संतान, उनका अपना बेटा, आज उनके साथ धोखा करके उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहा है। रजनी ने कहा, बेटा, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरा मनचाहा कोर्स करवाया, पैसों की चिंता कभी नहीं की। हमने तेरी मनपसंद शादी कराई, तेरी 2-2 संतानें हुई, तेरी पत्नी और तेरी संतान की सारी सेवा की, उनकी एक एक जरूरत का ख्याल रखा। तब तक मनीष ने बेशर्मों की तरह कहा, हाँ तो अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। हमारे दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अब मेरी पत्नी अकेले उन्हें आराम से संभाल लेगी। तो अब आप हमारे किसी काम के नहीं। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि आपके बैंक अकाउंट में भी ज्यादा कुछ नहीं बचा है। फिर क्यों फालतू का सर दर्द हम अपने सर पर लें, जब अब हमें उसके एवज में कुछ मिलना ही नहीं है। वृद्धाश्रम में अपने हम उम्र लोगों के साथ रहिए, आप लोग भी खुश रहेंगे और हम भी अपनी जिंदगी एंजॉय कर पाएंगे। गाड़ी आ रही है, आप लोग तैयार रहिएगा। बेटी किरण भी आई हुई थी। रजनी और हरि प्रकाश उसकी ओर देख रहे थे कि उसने कहा,
नाना मम्मी पापा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जब ये घर आप लोगों ने बेचकर मनीष भाई के नाम पर घर खरीदा है, तो उम्मीद भी उससे ही रखो। रजनी ने कहा, लेकिन तुझे भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी तेरी पढ़ाई में लगाई है, और भाई साहब से आखिरी वक्त लिए गए सारे पैसे तेरी शादी में खर्च किए हैं। तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना। किरण ने कहा, जब बेटा बहू आपकी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है, तो बेटी से क्यों उम्मीद कर रहे हो? मैं अपने सास ससुर की जिम्मेदारी निभाऊं या आप लोगों की? मैं तो जा रही हूँ अपने ससुराल। मुझे इन फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना, कहकर किरण वहां से निकल गई। हरि प्रकाश और रजनी उसे जाते हुए देखते रहे। हरि प्रकाश ने थोड़ा गुस्से में कहा, मनीष, भूलो मत, मेरा घर बेचकर ये पैसे आए हैं जिससे तुमने नया घर खरीदा है। मैं कोर्ट जाऊंगा, केस करूंगा। वहां पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास एकाएक इतने पैसे कैसे आए, तब क्या बोलोगे? मनीष ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, यही बोलूंगा कि मेरे पापा के घर को बेचकर आए। लेकिन मेरे पापा के पास वो घर कैसे आया, ये भी बताऊंगा कोर्ट को। गुनहगार सिर्फ मैं नहीं हूँ पापा, आप लोग भी बराबर के गुनहगार हो। फिर मुझसे कोई सवाल करने की उम्मीद मत कीजिए। बच्चे तो वही करेंगे ना जो माँ बाप करेंगे। आखिर बच्चे माँ बाप से ही तो सीखते हैं। तो हमारे ऊपर कोई इल्जाम मत लगाइए और अपने असली ठिकाने चले जाइए। हम भी जा रहे हैं अपने नए घर, कहकर मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर के लिए निकल पड़ा। बाहर वृद्धाश्रम की गाड़ी आ चुकी थी, जिसका नाम था आखिरी सहारा। नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था रजनी और हरि प्रकाश को। फिर जल्दी ही उन्हें याद आया, ये वही वृद्धाश्रम है जहाँ कई साल पहले उन्होंने बेईमानी करके जयप्रकाश और शोभा को भेजा था, और उसके बाद कभी उनके बारे में कोई खबर नहीं रखी। पता नहीं वे लोग अब इस दुनिया में हैं भी या नहीं, पर आज वक्त उन्हें खुद वहीं पर लाकर पटक चुका था। वे दोनों वृद्धाश्रम की गाड़ी में जाकर बैठ गए, ये बोलते हुए कि कर्मों की सजा हर हाल में मिलती है। हमें मिल गई, मनीष और किरण को मिलनी बाकी है। और गाड़ी वृद्धाश्रम की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, ये कड़वा सच है कि इंसान को उसके कर्मों की सजा हर हाल में मिलती ही है। प्रकृति का ये नियम अटल है, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल काटना पड़ेगा। हरि प्रकाश और रजनी ने छल कपट से अपने असहाय बड़े भाई और भाभी का घर बार छीनकर उन्हें वृद्धाश्रम भिजवाया था, और ठीक वही संस्कार उनके बच्चों ने सीखे। समय का चक्र घुमा, और जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया, उसी ने उन्हें उसी वृद्धाश्रम में भेज दिया। इंसान दुनिया से भले ही बच निकले, लेकिन अपने कर्मों के न्याय से कभी नहीं बच सकता। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।